नमस्कार स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में 73वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। आज हम 74वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक नगरीय निकाय की व्यवस्था के बारे में हमें बताता है। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसमें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का दिशा निर्देश दिया गया था, परंतु नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था। नगर स्थानीय निकायों के संदर्भ में मात्र संविधान की राज्य एवं संवर्धित सूची में पाया जाता है। राज्य सूची क्रमांक 5 पर लिखा हुआ है कि स्थानीय शासन अर्थात स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन हेतु नगर पालिकाओं के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला बोर्ड, खनन बंदोबस्त सत्ताओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं का गठन तथा शक्तियाँ संवर्धित सूची के ग्राम 20 पर आर्थिक तथा सामाजिक नियमन अंकित है, जिसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप से नगर नियोजक भी आता है। इस प्रकार से मूल रूप से संविधान में नगरीय स्थानीय स्वशासन को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखता है और केंद्र सरकार की भूमिका न्यायिक एवं अधिक रूप से परामर्शदाता तथा उत्प्रेरक होती है। कहने का मतलब है कि समय समय पर केंद्र सरकार ने नगर स्थानीय स्वशासन के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए कुछ समितियों का स्थापना किया है, जिसमें से किसी ने भी संपूर्ण संगठन का अध्ययन नहीं किया, परंतु इस प्रकार की स्थानीय वित्त जांच एजेंसी ने मुख्य रूप से नगर इकाइयों के कराधार को भी अधिक विस्तृत करने का सुझाव दिया है। कर जांच आयोग 1953 से लेकर 1954 ने कुछ करों को पृथक कर पूर्णतः स्थानीय शासन का प्रयोग का सुझाया है और नगर पालिका कर्मचारियों को प्रशासित करने का समिति का गठन करने का कार्य किया है। मगर इन सबसे पहले अगर देखें तो 74वें संविधान संशोधन से पहले जो नगरीय निकाय व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी। तो 74वें संविधान संशोधन से पूर्व नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम, महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं और अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड तथा नगर क्षेत्र ये आदि संस्थाएं स्थापित की गई थी ताकि नगरीय व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, जिसमें सबसे पहला आता है नगर निगम एवं महानगर पालिका। ये उन बड़े शहरों के लिए बनाए गए थे जिनकी जनसंख्या अधिक थी। इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून से पारित की गई थी। इस प्रकार के कानून किसी विशेष नगर निगम की स्थापना के लिए पारित किए जाते हैं जा सकते हैं अथवा किसी सामान्य कानून के द्वारा राज्य सरकार को राज्य के किसी भाग में नगर निगम अथवा महानगर पालिका स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में नगर निगम उसके संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा विशेष रूप से पारित किए गए कानूनों पर आधारित है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के निगम अथवा महानगर पालिकाओं को राज्य के सामान्य कानूनों पर निर्भर थे, अर्थात उत्तर प्रदेश महानगर पालिका अधिनियम 1959 तथा मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 कुल मिलाकर 74वें संविधान संशोधन से पूर्व ही क्या कर दिए गए थे, 73 नगर निगम अथवा महानगर पालिका स्थापित कर दी गई थी। उसके साथ आता है दूसरा, अगर कोई संस्थाएं जो 74वें संविधान संशोधन से पूर्व स्थापित की गई थी वो थी नगर पालिका। पूरे देश में लगभग 1800 नगर पालिकाएं थी। प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं की स्थापना अपने आधार पर थे, परंतु सामान्यतः यह क्षेत्र की जनसंख्या, आकार, आय के स्रोत, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भविष्य तथा संभावनाओं पर निर्भर करता था। नगर पालिका में एक परिषद तथा एक अध्यक्ष तथा एक सभापति तथा एक कार्यकारी अधिकारी होते थे। नगर पालिका परिषद के सदस्य पालिका के क्षेत्र जनता द्वारा वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित होते थे और सभापति अथवा अध्यक्ष या तो पालिका परिषद के सदस्यों द्वारा सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते थे या किसी दूसरे तरीके से, तथा उसका कार्यकाल पालिका परिषद के समान होता था। कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होता था, जिसे कि नगर पालिका में दिन प्रतिदिन प्रशासन कार्य को संचालन कराने के लिए क्या किया तैनात किया जाता था। तीसरा उसका जो अस्तित्व या तीसरा जो रूप है संशोधन से पूर्व वो अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति की कुल संख्या 202 थी तथा ये बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थापित की गई थी। ये समितियां ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाती थी जो वैसे तो महत्वपूर्ण था, परंतु नगर पालिका की स्थापना हेतु आवश्यक परिस्थिति होती थी, उन्हें अभी पूरा न कर पा रहा था या पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इसकी ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता था, इसकी स्थापना की जाती थी। या कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में
नगर पालिका स्थापना करना था, मगर अभी भी उसमें क्या है, नगर पालिका स्थापित करने के लिए, नगर पालिका बनाने में कुछ कमी रह जाती थी। तब वहाँ पर क्या करने के लिए, विकास कार्यों के लिए या नगर पालिका स्थापित करने से पहले उन राज्यों में नगर पालिका स्थापित करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, उन जगहों को क्या कहते हैं, अधिसूचित क्षेत्र की समिति के रूप में उसे निर्माण कर दिया जाता है, ताकि उसे विकसित करके क्या किया जा सके, अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में तैयार किया जाता था। उसके साथ साथ अगला जो नगर पालिका या नगरीय व्यवस्था के संबंध में अगला जो पहले था, नगर क्षेत्र समिति, इसकी संख्या लगभग 385 थी तथा छोटे नगरों के लिए बनाई जाती थी। ये भले ही क्षेत्र समितियां असम, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में थी, परंतु इसकी सबसे बड़ी अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, जहाँ पर 269 समितियां कार्यरत थी। ये समितियां संबंधित राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों पर आधारित होती थी, या तो पूर्ण रूप से निर्वाचित अथवा पूर्ण रूप से मनोनीत, अथवा आंशिक रूप से निर्वाचित या आंशिक रूप से मनोनीत होती थी। इसके कार्य बहुत सीमित होते थे, जैसे प्रकाश व्यवस्था, नालियाँ, मार्ग, सफाई आदि। कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में 1966 की ग्रामीण नगर संबंध समिति के प्रतिवेदन के आधार पर नगर क्षेत्र की समिति का पंचायती राज संस्थाओं में विलय कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज व्यवस्था से पंचायत से थोड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो सिर्फ गांव में या छोटे नगर में क्या करने थे, प्रकाश व्यवस्था, बिजली की, नालियाँ, मार्ग, सफाई आदि कार्यों को करने का कार्य करते थे। उसके बाद आते हैं छावनी बोर्ड। क्रिकेट के समान छावनी बोर्ड भी ब्रिटेन की देन माना जाता है, परंतु छावनियों के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसकी स्थापना भारत में तो की गई, लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार के कोई भी क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। यही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य में के बाहर कहीं भी छावनियाँ नहीं थी। उदाहरण के लिए अमेरिका में छावनियाँ नहीं, कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं वहाँ की भाषा में सैनिक अड्डे का प्रयोग किया गया है, जो छावनियों से पूर्णतः भिन्न थे। इस प्रकार भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि पूर्व भारत के अंग थे, जो छोड़कर विश्व में कहीं भी छावनी का उदाहरण नहीं मिलता है। छावनी शब्द का प्रयोग सैनिकों के निवास के स्थान से लिया जाता है और स्थायी सैन्य स्टेशन के रूप में किया जाता है। एक नीति के रूप में भारत में छावनी की स्थापना प्रारंभ 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा आरंभ किया गया था, और उस समय छावनी अभिप्राय मात्र ऐसे बैरकों तथा अन्य भवनों से था जिसका निर्माण सैन्य बलों के आवास हेतु किया जाता है। बाद में 19वीं शताब्दी में आरंभ में छावनी शब्द का प्रयोग इतना व्यापक हो गया कि उसका अर्थ अलग अलग क्षेत्रों से लगाया जाने लगा, जो मात्र सेना के प्रयोग के लिए हो। छावनियों को स्थापित करने के लिए प्रमुख कारण सैनिकों को, विशेषकर अंग्रेजी सैनिकों का स्वास्थ्य था, जो कि भारत की धूल, गर्मी तथा पसीना से भरी जलवायु को सहन नहीं कर पाते थे। तो समय समय पर इसको क्या करने के लिए, सैनिकों के लिए क्या करने के लिए, सैनिकों की जो अलग व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस नगरीय व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें सिर्फ इस क्षेत्रों में सिर्फ क्या गया, सैनिक व्यक्तियों को या सैनिकों को रखा जाता था। उसके बाद आते हैं नगर क्षेत्र। लास्ट में आता है नगर क्षेत्र। तो भारत में नगर क्षेत्रों का विकास स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार देश में बहुत बड़े लोग उद्यमों की स्थापना की गई, जिसके कुछ उदाहरण राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर इस्पात कारखाना, भोपाल के निकट हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा बेंगलोर के निकट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इस प्रकार के नगर क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा बहुत सारे शहरों में इसका स्थापना किया गया। कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे का सही तरीके से विकास हो चुका है या जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाए गए हैं, उन क्षेत्रों में नगरों की व्यवस्था को नगर क्षेत्र कहा जाता है या उसकी व्यवस्था की गई है। मगर ये सभी चीज़ें क्या है, ये जितनी भी व्यवस्था स्थापित की गई थी, ये 74वें संविधान संशोधन की पूर्व की संरचनाएं थी। इस प्रकार की व्यवस्था नगरों के रूप में संचालित की जाती थी। मगर संशोधन के जो अधिनियम है, उसके संबंध में क्या कहा गया है, तो उपरोक्त जितने भी वर्णित है, ये देश में स्थापित की गई थी, परंतु अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी। इसकी असफलता के कुछ कारण रहे थे, जिसमें सबसे पहला कारण ये रहा था कि नगर शासन इकाइयाँ उस ढांचे, उस उपविधियों, नियमों का प्रक्रिया के शासित की जिसका स्वरूप पुराना हो चुका था, इस रूप में उन सिद्धांतों पर आधारित थी। 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में किए गए तथा जिसके माध्यम से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जटिल समस्या को सुलझना पड़ा था। कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्थाएं, ये प्राचीन नियमों एवं कानूनों के आधार पर बनाया गया था, जो वर्तमान भारत में इसे स्थापित नहीं किया जा सकता था। उसके साथ साथ क्या है, ये समय के साथ साथ स्थानीय कार्यों में वृद्धि होती जा रही थी, परंतु उसके समांतर कोई आर्थिक या वित्तीय संस्थाएं स्थापित नहीं कर पा रहे थे, या उसमें कमाई में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण से इसे सही तरीके से चलाया नहीं जा सका। इसी कारण से क्या है, ये विफल हुए
और अंत में इसको क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। और अंत में जाकर 74वां संविधान संशोधन की व्यवस्थाएं की गई। फिर जिसके बाद क्या किया गया, एक नई व्यवस्था का निर्माण किया गया। जहाँ तक एक नगर स्थानीय स्वराज शासन का संबंध है, संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय शासन की संरचना, गठन, निर्वाचन आदि कार्यों की व्यवस्था की गई है। जिसमें सबसे पहले आते जो संरचना अगर देखें तो 74वां संविधान संशोधन कुछ इस प्रकार से उल्लेख करता है, जिसमें सबसे पहला आता है जो स्थानीय नगरीय व्यवस्था है। उसमें सबसे पहले नगर क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। तो अधिनियम के अनुसार से इसका अभिप्राय राज्य के ऐसे क्षेत्र से जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, जिसमें एक या अधिक जनपद शामिल हो, तथा 2 या अधिक नगर पालिकाओं तथा नगर पालिकाएं, परिषद अथवा पंचायतें अथवा अन्य जुड़े हुए क्षेत्र सम्मिलित हो। जैसा कि राज्यपाल शासकीय अधिसूचना के द्वारा महानगर के लिए क्षेत्र घोषित करे, अनुच्छेद 243 की धारा सी के अनुसार से। फिर अधिनियम से स्पष्ट नहीं किया गया है, फिर भी इस अधिनियम के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया है, इस शासकीय संस्था को पूरे देश में नगर निगम कहा गया। फिर भी इसे क्या कहा गया, इस सरकारी संस्था को नगर निगम कहा गया। दूसरा जो संरचना है 74वें संविधान संशोधन का, वो बृहत नगरीय क्षेत्र है। यह राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है। राज्यपाल बृहत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी करता है, और उसमें अगर अधिसूचना जारी करता है तो उसमें निम्न चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व, गैर कृषि रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिशत, स्थानीय प्रशासन हुआ, राज्य का प्रजनन और क्षेत्र का आर्थिक महत्व, तथा ऐसे अन्य आधार जो राज्यपाल उचित समझे। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र की शासकीय संस्थाओं को संशोधन विधेयक नगर निगम के नाम से संबोधित किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू की धारा 1 में रखा गया है। उसके बाद वो तीसरी संरचना है नगरीय व्यवस्था की, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है। उसकी अधिसूचना भी राज्यपाल द्वारा पारित किया जाता है, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसको ध्यान में रखकर 72 नगरीय क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। उसी प्रकार से लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की शासकीय सत्ता को नगर पालिका परिषद नाम दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो संरचना होती है संक्रमणशील क्षेत्र है। इसकी अधिसूचना भी राज्यपाल द्वारा बृहत्तर तथा लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों के समान आधारों पर इसे घोषित किया जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है। परंतु संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू की धारा 1 के अनुसार से ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से नगर की ओर परिवर्तित हो रहा है, या उसे क्या किया जाता है, संक्रमणशील क्षेत्र शासकीय संस्था के रूप में से स्वीकृत किया जाता है। या पूर्व में नगर क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि 74वें संविधान संशोधन में पूर्व में ही पाए गए जाते हैं। संविधान संशोधन में उन्हें औद्योगिक नगर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, इसका संरचना या स्थानीय नगरीय स्वशासन का निर्माण कराया गया था। उसके बाद आते हैं जो 74वां संविधान संशोधन की जो गठन है, वो नगरीय इकाइयों के 3 प्रकार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिसमें सबसे पहला होता है इसका जो गठन है, जो नगरीय स्थानीय स्वशासन का जो गठन है, वो 3 प्रकार के सदस्यों के माध्यम से होता है। पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत, तीसरा होता है पदेन। जिसमें सबसे पहला है कि निर्वाचित में केवल उन सदस्यों को छोड़कर जिन्हें नगर स्थानीय निकायों में मनोनयन अथवा पदेन सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, उन सभी स्थानों पर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में जिन्हें वार्ड कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। कहने का मतलब इसकी प्रतिनिधियों का जो चयन है वो 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला, वह उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनको मनोनीत या क्या किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, मनोनयन एवं पदेन सदस्य के रूप में प्रतिनिधि प्रदान किया जाता है। उनको छोड़कर सभी व्यक्तियों का जो चयन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। दूसरा, मनोनीत में क्या किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता है जिन्हें नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त हो। ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है, स्थानीय निकायों की चर्चा में भाग लेने के लिए क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तीसरा आते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा निम्न प्रकार के व्यक्तियों को क्या किया जाता है, पदेन या उसे पद दिया जाता है। तो जैसे कि पहला होता है लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों को उन निकायों में जिसकी सीमाओं में उसकी चुनाव क्षेत्र का अथवा आंशिक रूप से पड़ते हैं, उनको वहाँ पर पदेन या उसे पद दिया जाता है। तथा राज्यसभा विधानसभा परिषद के सदस्यों को उन निकायों की निजी सीमाओं में जो मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, उनको भी क्या किया जाता है, वहाँ पर सदस्यता दी जाती है। तीसरा, ऐसी समितियों के पीठासीन अधिकारी जिनका
प्रावधान राज्य विधानमंडल में किसी भी नगर क्षेत्र के लिए किया जाता है, उन्हें भी क्या किया जाता है, वह पद दिया जा सकता है। उसके बाद आते हैं जो उसके बाद आता है राज्य स्थानीय स्वशासन में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है, महत्वपूर्ण व्यवस्था है, वो पीठासीन अधिकारी है। तो प्रत्येक नगर स्थानीय निकाय में पीठासीन अधिकारी होगा, परंतु उसके निर्वाचन की विधि संबंध में निर्णय विधानमंडल द्वारा को छोड़ दिया गया है, उस पर छोड़ दिया गया है, वो किस तरीके से पीठासीन का क्या करेगा, निर्वाचन करने का या उसका चयन करने का कार्य करेगा। उसके बाद आते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन। तो नगर निकाय स्थानीय शासन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। वास्तव में एक ही राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण और नगरीय दोनों स्थानीय निकायों का निर्वाचन कराने का संपन्न कराता है। उसके बाद आता है अगला आता है वार्डो एवं समितियाँ। तो 74वां संविधान संशोधन नगर स्थानीय निकायों में वार्डों की समितियों का गठन का निर्देश देता है, और ऐसी समितियाँ उन स्थानीय निकायों के क्षेत्र में गठित की जाएगी जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अथवा उससे अधिक हो, और इन स्थानीय निकायों के क्षेत्र में गठित की जाएगी कि समिति में नगर स्थानीय निकायों की सीमा अंतर्गत अवस्थित हो, और अधिक निर्वाचन वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड की कमेटी का गठन, उसकी सीमाएं तथा उसके स्थानों से को भरे जाने की विधि 74 संविधान संशोधन पर विधानमंडल पर छोड़ दिए कि किस तरीके से वार्डों एवं समितियों का गठन करने का काम करेगा। उसी प्रकार से जिस तरीके से राज्य क्या बोलते हैं, जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से यहाँ भी नगरीय स्थानीय स्वशासन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन के समान ही 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रत्येक नगर निकाय में सीधे निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में उतने ही स्थान आरक्षित होंगे जो अनुपात निकाय के क्षेत्र में उसकी जनसंख्या की कुल जनसंख्या से है। कहने का मतलब ये है कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में भी सीधे भरे जाने वाले स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु आरक्षण की विधि राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है, तो किस तरीके से यहाँ पर आरक्षण के प्रश्न या आरक्षण की स्थिति लगाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं कार्यकाल। तो 74वें संविधान संशोधन के अनुसार से प्रत्येक नगर स्थानीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इससे अधिक का विस्तारण नहीं किया जा सकता, तथा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पूर्व ही उसे क्या करना होगा, निर्वाचन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है विघटन। तो 5 वर्ष पूर्व होने से पूर्व क्या किया सकता है, नगर निकाय को विघटित किया जा सकता है। 74वां संविधान संशोधन विघटन का कारण उल्लेख नहीं किया गया है, वरन मात्र यह कहता है कि विघटन से पूर्व नगर पालिका को सुनवाई तर्क संगत अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इसके संबंध में यदि किसी भी स्थानीय निकाय को विघटित किया जाता है तो विघटन की तिथि के 6 माह के अंतर्गत क्या है, निर्वाचन करना दोबारा अनिवार्य हो जाता है। उसके साथ साथ आते हैं अधिकार तथा दायित्व। तो अब तक स्थानीय निकायों को अपने अधिकारों के लिए पूर्णतः अपनी राज्य सरकार पर निर्भर होना पड़ता था, मगर 74वें संविधान संशोधन में पहली बार उनको अलग अधिकार क्षेत्र दिया गया है और उसे कुछ अधिकार दिए गए, जिसमें बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार ये आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं बनाने का, तथा उन कार्यों को संपादन या योजनाओं का कार्यान्वयन करने का जो उन्हें सौंपी गई है, उन्हें सूची में दिए गए कार्यों में सम्मिलित किए गए। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसको उसे पैसा कमाने का या अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके साथ साथ क्या है, वित्तीय स्रोत भी प्रदान किए गए हैं। पहले क्या होता था, नगरीय निकाय और स्थानीय स्वशासन को किसी भी प्रकार का पैसा कमाने का साधन नहीं दिया गया था, मगर अब 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे पैसा कमाने का साधन या वित्तीय स्रोत वित्त पैसा जमा करने का उसे साधन भी दिया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है कि नगर निकाय स्थानीय टैक्स लगा सकता है, शुल्क, मार्ग, कर, फीस आरोपित करने के कर वो क्या कर सकता है, पैसा प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ नगर स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा एकत्रित शुल्कों एवं मार्ग करों तथा फीस प्रदान की जा सकेगी। उसके साथ साथ राज्य से संबंधित को से सहायक एवं अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि उसकी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। उसके साथ साथ क्या है, उसे वित्तीय नियंत्रण भी प्रदान किया गया है। अधिक वित्तीय स्रोतों का अभिप्राय है कठोर वित्तीय नियंत्रण, ताकि धन का दुरुपयोग ना हो सके। अतः 74वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा नगर स्थानीय निकायों को लेखों का अनुरक्षण तथा उन लेखों का अंकेक्षण के बारे में प्रावधान बनाने का भी अवसर प्रदान करता है। उसके साथ साथ भी केंद्रीय नियोजन की स्थापना भी की गई है। नगर स्थानीय शासन में पुनर्गठन के अतिरिक्त 74वां संविधान संशोधन जनपद तथा महानगर स्तरों पर नियोजन का प्रावधान भी करता है कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं, नौकरी भी दे सकता है या किसी प्रकार का व्यवस्था भी कर सकता है। उसके साथ साथ आता है जनपद स्तरीय नियोजन। तो 74 संविधान संशोधन पर नियोजन समिति का गठन का निर्देश देता है कि इस समिति का गठन तथा स्थापना को भरने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल पर छोड़ दी गई है। केवल इस व्यवस्था के अतिरिक्त जनपद नियोजन समिति कुल स्थानों में से 4/5
5 स्थान जिला पंचायत के सदस्य जनपद के नगर निकायों की समिति द्वारा अनुपात में निर्वाचित होंगे, जो अनुपात जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर क्षेत्रों की जनसंख्या में पाया जाता है। प्रत्येक जनपद नियोजन समिति का एक अध्यक्ष होगा और उसका चयन विधि द्वारा विधानमंडल के स्वेच्छा पर छोड़ दी गई है। तो कहा जा सकता है कि राज्य विधानमंडल की विधि के द्वारा जनपद नियोजन समिति द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करता है। उसके बाद आता है अगर अंत में अगर देखें तो स्थानीय स्वशासन के नगरीय व्यवस्था में महानगर स्तरीय नियोजन भी किया जाता है कि 74वां संशोधन प्रत्येक महानगर में महानगर नियोजन समिति की स्थापना का निर्देश देता है और इसका गठन है स्थानों को भरने की जो प्रक्रिया है राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता है, ताकि 74 संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि महानगर नियोजन समिति में कम से कम 2/3 सदस्य महानगर के क्षेत्र में रहने वाले इकाइयों के निर्वाचित सदस्य तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों के अध्यक्षों को उस अनुपात में चुने जाएंगे जो अनुपात महानगर के क्षेत्रों में ग्रामीण और स्थानीय निकायों की जनसंख्या को मध्य रहता हो। कहने का मतलब ये है कि इसके संगठन में कुछ व्यक्तियों को ग्रामीण स्तर से और शहरी स्तर से व्यवस्था को सही तरीके से संचालित किया जा सके, दिशा निर्देश प्रदान किया जा सके, इसलिए नियोजन का कार्य भी इसके माध्यम से किया जाता है। अंत में अगर 74वें संशोधन का अगर मूल्यांकन करें तो 74 संविधान संशोधन पहली बार भारत में नगर स्थानीय प्रशासन की संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है और उसे पूरे देश को एक समान बनाता है। सभी नगर स्थानीय निकायों के चुनाव में सदस्यों को जनता द्वारा सीधे निर्वाचन की व्यवस्था की गई है तथा निर्वाचनों में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालन का प्रावधान कर लोकतांत्रिक आधार को सुदृढ़ करता है। नगर स्थानीय निकायों को अक्सर विघटित करने का विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है और यह सुरक्षा इस प्रकार से की गई है कि विघटन की तिथि से 6 माह के अंतर्गत दोबारा निर्वाचन किया जाना आवश्यक कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था मनमानी तरीके से व्यवस्था को संचालित नहीं कर सके। अंत में संशोधन की जो स्थानीय निकाय अंत में अगर देखें तो 74 संविधान संशोधन नगर स्थानीय निकायों को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं करता। उन्हें दिए जाने वाले कार्यों की संख्या मात्रा 18 है, जबकि 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए। यह भी देखना बाकी है कि क्या 74वें संविधान संशोधन में वर्णित वित्तीय संस्थाओं उन कार्यों को बराबरी कर सकते हैं या नहीं, जो स्थानीय नगर निकायों को सौंपी गई है। ये तो हो गई आपका 74वें संविधान संशोधन, बाकी हम पढ़ेंगे कल।